हेलो एवरीवन, बहुत सालों से मैं ये वीडियो बनाना चाहता था क्यों पेप ग्वार्डियोला जैसा दिमाग और किसी मैनेजर के पास नहीं है। जो उनकी थिंकिंग है, क्यों मेरे लिए ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम। जो उनका टैक्टिकल अवेयरनेस है, जो इनोवेशन वो फुटबॉल में लाए हैं वैसा और कोई नहीं लाया है, और उसका आज मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का। देखिए, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पेप ग्वार्डियोला एक तो बार्सिलोना की गोटेड अकेडमी से आते हैं, तो थिंकिंग प्रोसेस ऑलरेडी बहुत सही है। जो 2008 की उनकी टीम थी, 2008, 9, 10 जिस हिसाब से उन्होंने बार्सिलोना को खिलाया, उस हिसाब से डोमिनेशन किसी और टीम से मैंने उससे पहले या उसके बाद नहीं देखा है। उसका मेन रीज़न क्या था कि उनके पास एक तो जनरेशनल प्लेयर्स थे, दूसरा उनकी जो फॉर्मेशन थी 4-3-3, वो उस समय की 4-4-2 या 4-2-3-1 से बहुत अंतर थी। उस समय जो फॉर्मेशन बेसिकली चलती थी वो 4-4-2 चलती थी, या 4-1-2-1-2। इटालियन फुटबॉल में तो 4-1-2-1-2 ही चलती थी। जो रजिस्टर पोजीशन थी, जो पीछे खेलता था 4-1-2-1-2 में, जो आगे अटैकिंग मिडफील्डर होता था उसे ट्रेको आर्टिस्टा बोलते थे, और जनरली आदमी दो स्ट्राइकर से खेलता था। फिर जब ये आए तो उन्होंने एक रेवोल्यूशन लाया 4-3-3 ला के। उससे पहले 4-2-3-1 भी लोग खेलने लगे थे, उससे एडवांटेज होता था, 3 लोग आपके आगे रहते थे, 2 डिफेंसिव मिडफील्डर रहते थे। बट 4-3-3 में उन्होंने जो एडवांटेज दिखाया कि 3 प्लेयर जो पीछे रहते थे उनके, यहाँ पे मैंने रॉड्री को दिखाया है, सिल्वा को, फोर्डन को, बट उस टीम में थे बुस्केट्स, इनिएस्टा, जावी। तीनों बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते थे, तो हमेशा उनके पास एक दूसरे को पास करने का ऑप्शन रहता था। ऑलवेज हमेशा कॉन्टिन्यूस ट्राइंगल्स बनते रहते थे। यहाँ पे मेसी खेलते थे, वो भी पीछे आ जाते थे। ये चारों प्लेयर्स इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में खेलते थे। जो विथ प्रोवाइड करते थे वो या तो डेविड विया, या तो सामुएल एटो थे, थियरी ऑनरी थे, ये लोग अपनी पोजीशन होल्ड करते थे। साथ ही साथ आपके फ्लाइंग फुल बैक्स थे, एरिक एबिडाल थे, डानी आल्वेज थे, तो वो लोग विथ प्रोवाइड करते थे। यहाँ पे जो बुस्केट्स थे वो पीछे आ जाते थे, तो यहाँ पे 3 मैन के डिफेंस ऑलमोस्ट बन जाता था, और 3 आदमी कोई भी काउंटर होता था उसे रोकने के लिए रहते थे। बुस्केट्स बेसिकली रीड करते थे, और 2 उनके डिफेंडर्स उन्हें हेल्प करने रहते थे, पीके और पुयोल। अब इससे देखिए एडवांटेज क्या होता था। ऑलमोस्ट ये एरिया यहाँ पे एक ओवरलोड है, ये एरिया यहाँ पे ओवरलोड है, मेसी पीछे आके यहाँ पे ट्रायंगल्स बना सकते हैं। हर एरिया ऑफ द पिच पे आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ये हर बहुत सारे मैनेजर्स ने यूज़ किया, बहुत बार आपने देखा कि और सारे मैनेजर्स ने कॉपी करने की कोशिश की और बहुत अच्छा किया। बट जब आपने इतने अच्छा सबको खिलाया, फिर उसके बाद बायर्न म्यूनिख में उन्होंने यही फार्मूला, यही फॉर्मेशन काफ़ी बार यूज़ की। बट जब उनके पास हालैंड आए, क्योंकि उससे पहले भी जब वो सिटी में आए तो उन्होंने एग्वेरो को भी ये पोजीशन खिलाने की कोशिश की, सोचा कि फॉल्स नाइन में खिलाएं, वो नहीं चल पाए। लोगों ने सोचा था कि भाई एग्वेरो तो बहुत खेलेंगे ग्वार्डियोला के अंडर, लेकिन इतना नहीं हुआ। उन्होंने रहीम स्टर्लिंग को बीच में खिलाया, गैब्रियल हेजोस को खिलाया, क्योंकि उन्हें ऐसा प्लेयर पसंद था जो ये एरिया ऑक्यूपाई करे, ताकि हर एरिया ऑफ द पिच पे उनके पास ओवरलोड रहे। स्ट्राइकर पोजीशन पे ना भी रहे तो कोई बात नहीं, फिर उनको हालैंड मिलते हैं। हालैंड इज़ अ फोर्स ऑफ नेचर। हालैंड जब उनके पास आए तो देखिए, हालैंड की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि उनकी जो डिसिप्लिन है वो इस एरिया में ही रहते हैं। काफ़ी स्ट्राइकर्स को जब बॉल नहीं मिलती है या वो गेम में इन्वॉल्व नहीं होते, उनकी टेंडेंसी होती है कि वो पीछे जाएं, और ग्वार्डियोला को भी एक्चुअली तो पसंद है कि आदमी पीछे जाए। बट हालैंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, और कुछ लोग बोलते हैं सबसे बड़ी वीकनेस भी है, कि वो गेम में इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बट जब उनको चांस मिलती है तब तो पीछे छोड़ते नहीं है। तो ऐसा जनरेशनल स्ट्राइकर जब आपको मिला तो आप उनकी स्ट्रेंथ में ही खेलना चाहेंगे। बट बिकॉज अब हालैंड इतनी आगे खेलते हैं तो ये एरिया देखिए कितना सुनसान हो गया। यहाँ पे काफ़ी बार हो सकता था कि उनका मिडफील्ड बाईपास हो। अब इसको भरने के लिए कोई आदमी क्या सोचेगा, भाई क्या कर सकते हैं हम ऐसा कि ये एरिया पे हम ओवरलोड ना हो, है ना। क्योंकि हमारा, जैसे हमने दिखाया कि उनका सेटअप तो इस हिसाब से है कि भाई जब वो डिफेंस पे है तो रॉड्री थोड़ा पीछे जाए, या अटैक में भी है तो रॉड्री ये एरिया ऑक्यूपाई करेंगे, आगे वाला तो करेंगे नहीं। तो आप इसको काउंटर करने के लिए कोई भी आदमी सोचेगा कि भाई या तो हम विंगर्स को अंदर ले आएँ, या तो हम अपने ये जो रॉड्री को है उनको आगे बोलें। लेकिन हर इस सब चीज़ों में एक सबसे बड़ा इशू क्या था कि फिर अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके हर एरिया ऑफ द पिच पे ओवरलोड जो पहले हो रहा था वो नहीं हो पाता है। तो उन्होंने एक ऐसी चीज़ सोची जो मैं या कोई भी टॉप लेवल मैनेजर नहीं सोच सकता, और मेरे हिसाब से यही उनकी ग्रेटनेस है। यही ये इनोवेशन मेरे ख्याल से सबसे जीनियस इनोवेशन ऑफ ऑल टाइम है। देखिए, अगर आपने बार्सिलोना की वो हेडे वाली उनकी टीम देखी हो तो उसमें आपको पता होगा कि डैनी आल्वेस कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर थे, या जो भी उन्होंने टीमें खिलाई उससे पहले बायर्न म्यूनिख हो, मैनचेस्टर सिटी यहाँ पे हो, तो हर बार उनके जो फुल बैक्स होते थे वो फ्लाइंग फुल बैक्स होते थे, क्योंकि यहाँ पे आपकी मिडफील्ड इतनी नैरो हो रही है, और अगर आपके फुल बैक्स आपको विथ नहीं देंगे तो आपके पास विथ होगी नहीं। बट ग्वार्डियोला एज जीनियस एज ही इज़, उन्हें मालूम था हालैंड यहाँ पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, तो उन्होंने जॉन स्टोन्स को, जो एक कहीं से भी फ्लाइंग फुल बैक नहीं है, उनको यहाँ पे राइट बैक खिलाया और उनको बोला कि वो इन्वर्टेड हो जाएं और सेंटर में आ जाएं। अब फुल बैक का नाम ही है फुल, मतलब पिच की फुल यूज़ करने के लिए, जो एंड में रहते हैं। उस आदमी को आपने बोला कि आप यहाँ इन्वर्टेड होके सेंटर पे आइए, यहाँ से बॉल स्प्रे करिए। उससे क्या हुआ कि रॉड्री जो अपना पहले रोल कर रहे थे वो यहाँ पे कर सकते थे। जो उनका 3 मैन का ऑलमोस्ट वॉल था, अगर वो काउंटर पे भी है तो वो हमेशा टैक्ट रहा।
स्टोन्स यहाँ आ गए तो ये 3 लोग भी आगे रहे, और सेमेनियो और सवीनियो आगे रहे, तो यहाँ भी 3 मैन का जो ट्रायंगल बन रहा था वो बनता रहा। अगर ये नहीं भी है तो आप देखें, अगर जॉन स्टोन्स आगे पुश करते हैं, यहाँ पे स्टेशनरी रहते हैं, और सिल्वा आगे जाते हैं, फोर्डन आगे जाते हैं, और दूसरे फुल बैक से उन्हें बोला कि आगे जाओ, तो यहाँ भी अगर आप देखें, हालैंड मान लीजिए थोड़े राइट हैंड साइड से आते हैं, तो ये तीन लोग या ये 3 लोग कॉन्टिन्यूसली ट्रायंगल्स आपके पास तब भी है। तो द एबिलिटी टू थिंक कि आपका जो फुल बैक है, जो नाम ही से है कि उसे विथ प्रोवाइड करनी है, उसको बीच में ले आएंगे, कोई और मैनेजर ने नहीं सोचा है भाई। आप उसके बाद देखेंगे कि आर्टेटा ने भी उसे खिलाने की कोशिश की, रूबन अमोरिम आए, उन्होंने भी खिलाने की कोशिश की, हर टॉप लेवल मैनेजर ने खिलाने की कोशिश की इन्वर्टेड फुल बैक्स, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया उससे क्या हो रहा है कि आपका स्ट्राइकर हाई एंड ऑफ द पिच रह सकता है, सपोर्टिंग में उसके प्लेयर्स भी हाई एंड ऑफ द पिच रह सकते हैं, आप ज़्यादा हायर ऑफ द पिच अपना डोमिनेशन कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा गोल मार सकते हैं। बट टू थिंक ऑफ इट कि आपका फुल बैक बीच में आके खेलेगा, जो उसका रोल ही नहीं है, जो अभी तक वर्ल्ड फुटबॉल ने किसने सोचा था, दैट इज शोज की लेवल ऑफ जीनियस जो था। और अभी मैं कहता हूँ कि भाई पेप ग्वार्डियोला फ्रेमवर्क देते हैं, जो जैसे 4-3-3 वाला देखा, जो उसके बाद पूरा बुंडेसलीगा खेलने लगा, ला लीगा तो खेलता ही है, प्रीमियर लीग में भी धीरे धीरे हमने खेलने देखने को मिल रहा है कि बॉल प्लेइंग फ्रॉम द बैक, सारे गोलकीपर्स वैसे ही अब लोग सोच रहे हैं कि वही होने चाहिए जो पीछे से खेलें, तो वो चीज़ देना, फिर 4-3-3 वो वाला देना, फिर ये इन्वर्टेड फुल बैक्स वाला देना, तो फ्रेमवर्क उनका है। फिर उसमें आदमी चिजलिंग कर सकता है, अच्छी कारपेंटरी कर सकता है, अच्छा किचन लगा सकता है, सुंदर कारपेट्स लगा सकता है, सुंदर कर्टन्स लगा सकता है, बट जिस आदमी ने फ्रेमवर्क दिया है, जिसके बेसिस पे और ग्रेट टीम्स बन रही हैं, आप उससे बेहतर प्लेयर्स ले आएंगे तो आपकी अच्छी टीम मिल जाएगी, ज़्यादा अच्छा ड्रिल कर देंगे और ज़्यादा शार्प कर देंगे, एजेस आप अच्छे कर देंगे, तो वो और मैनेजर्स कर सकते हैं, जैसे लुइस एनरिके कर सकते हैं, हांसी फ्लिक भी हो सकता है कर सकते हैं, लेकिन फ्रेमवर्क ग्वार्डियोला ही नहीं दिया है। और इसीलिए मेरे ख्याल से उनसे ग्रेटर मैनेजर, उनसे ज़्यादा इनोवेटिव थिंकर मेरे ख्याल से वर्ल्ड फुटबॉल में नहीं आए हैं। दैट इज़ वाई फॉर मी ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, परहैप्स द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि उनका कंपैरिजन और किसी से नहीं हो सकता है। बाकी अगर ऐसी वीडियोस आप लोग को और देखनी हो, आप लोग को ये पसंद आई हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।